हेलो एंड वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का स्वागत है। देखिए, इकोनॉमिक्स वाला जो वीडियो दिए हुए थे तो उसका कंप्लीट नहीं हो पाया। उसके पीछे कारण ये था क्योंकि हम चेक करना चाह रहे थे कि जो हम फर्स्ट वीडियो दिए वो आप लोग के समझ में आता है या फिर नहीं आता। ठीक है, तो हम देखें कि छात्र का रुझान है तो हम उसको कंटिन्यू करवा देंगे। जो भी आप बाकी का 75 सवाल है हम पूरा करवा देंगे। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। ठीक, 71वीं बीपीएससी में जो हम लगातार आप लोग को वीडियो दे रहे हैं कल एक छात्र हमको मैसेज किया कि उसको कंप्लीट करवा दीजिए। उससे पूर्व भी 3-4 बच्चा का आया हुआ था, तो हम वही सोच रहे थे कि देखते हैं कि छात्र को समझ में आता है कि नहीं आता। यदि समझ में आएगा तो फिर कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक, देखिए, इकोनॉमिक्स का यदि आप प्रीवियस ईयर का सवाल देखिएगा बीपीएससी का, तो उसमें आप ये पाइएगा कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है, जो शुरू से चला आ रहा था, अब वो ऐसा नहीं रह गया। बीपीएससी भी क्या हो रहा है कि बीपीएससी भी आपको कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब नॉर्मल सवाल पूछता है कि आरबीआई का गवर्नर कौन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है। ठीक, आपको देखिएगा तो जैसे ब्रिक्स में आपको ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है या फिर थीम पूछा हुआ है। ठीक है, जैसे कि इन्फ्लेशन होता है तो क्यों होता है, तो आदमी क्या करता रहता है कि उसका रेट याद करता रहता है। तो डाटा याद रखिएगा कि ज़्यादा नंबर याद नहीं होगा, चाहे कोई भी कितना भी ब्रिलियंट होगा। ठीक है, और यदि याद भी करना होगा तो रिसेंट में क्या कीजिएगा, जो आरबीआई होगा उसके द्वारा यदि बैंक रेट दिया होगा, रेपो रेट, तो एग्ज़ाम से 5 दिन 6 दिन पहले याद करने की कोशिश कीजिए, उससे पहले नहीं कीजिए। नहीं तो वो क्या होगा, सिर्फ आपके ऊपर बर्डन रहेगा। ठीक है, हम एक सवाल को आपको करवाते हैं, बाद बाकी आपको भी देखना कि ऐसे ही बाकी का सवाल को आप कीजिएगा। ठीक है, तो आज का पहला सवाल क्या है कि हम लोग देखने वाले हैं जीडीपी पे, इन्फ्लेशन पे और डेफिसिट पे। जीडीपी का हिंदी आप लोग जानते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। यदि आप राष्ट्रीय आय पढ़े होंगे तो वहाँ पे निश्चित रूप से पढ़े होंगे इन्फ्लेशन, जिसको आप लोग महंगाई कहते हैं। ठीक है, और डेफिसिट यानी कि क्या होता है, कमी होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ में क्या होता है, निगेटिव ग्रोथ। निगेटिव ग्रोथ मतलब क्या, वो धीरे धीरे कम हो रहा। ठीक है, तो जैसे कि इसमें पहला सवाल है कि भारत में जीडीपी की गणना कौन करता। ठीक, तो एक चीज़ हमेशा दिमाग खोल के रखिएगा, और हम जब भी कोई वीडियो बनाते थे हम हमेशा ये कहते हैं कि हमेशा क्या कीजिएगा, जो लिखा हुआ सिर्फ उतना पे ही चिपक के नहीं रहिएगा। ठीक है, उससे बियॉन्ड भी, उससे आगे भी सोचना। तो जैसे कि यहाँ पे है कि भारत में जीडीपी की गणना कौन करता। ठीक है, तो जीडीपी की गणना कौन करती है, तो जीडीपी की गणना कौन करती है उसके लिए आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ठीक है, एक तो आरबीआई है, दूसरा नीति आयोग है, तीसरा एनएसओ है और चौथा फिर नीति आयोग है। ठीक, तो हाल फिलहाल में क्या होता है कि हाल फिलहाल में आपको एक व्यक्ति है जिसका नाम है वी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये क्या है, ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, सीईओ है। ठीक है, वैसे तो जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन कौन होता है पहले भी हम बता दिए हैं, देश का चाहे कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री होगा तो वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। ठीक, जैसे वर्तमान में अभी नरेंद्र मोदी हैं तो ये होंगे। अब भविष्य में मान के चलिए कि अखिलेश यादव हो जाए या ममता बनर्जी या राहुल गांधी, कोई भी हो जाए तो वो बन जाएंगे। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या बोला गया कि तारीख है आपको, तारीख है 25 मई। ठीक है, 25 मई को ये कॉन्फ्रेंस करते हैं वी आर सुब्रमण्यम जी, और बोलते हैं क्या कि भारत जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया। ठीक है, यानी कि जीडीपी बन गया। तो अब ये शब्द जो है ना, जीडीपी, अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक, अब इस पे सवाल हम आशा कर सकते हैं, और आप आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं कि यहाँ से सवाल आएगा। ठीक है, अब इससे सवाल कैसे आएगा आप वो भी देख लीजिए। या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि भारत विश्व का कितना स्थान पे है जीडीपी के मामले में, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि आपको पूछ ले कि किस संस्थान के द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, तो उसमें आप याद रखिएगा आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, तो ऐसे कर करके क्या करना, आपको किसी करंट अफेयर को पढ़िएगा तो वहाँ से आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा तो सवाल आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, दूसरा है कि यहाँ पे जैसे कि आरबीआई, तो अब आरबीआई के बारे में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो आरबीआई के बारे में आप लोग को थोड़ा सा भी हिस्ट्री में पढ़े होंगे या फिर इकोनॉमिक्स में कि आरबीआई का स्थापना कब होता है, 1935 के आसपास। ठीक है, 1935 के आसपास होता है। तो अभी कितना चल रहा है, 2025 चल रहा है। ठीक है, तो 2025 चल रहा था, आप जोड़िएगा तो 90 वर्ष हो गया। तो जो आरबीआई है
और जो भारत सरकार है उसके द्वारा क्या किया गया, इस वर्ष को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, तो सेलिब्रेट कर दिया गया किया गया है, तो स्वाभाविक है ये क्या हो जा रहा है, महत्वपूर्ण हो जा रहा है। समझ गए। तो ऐसे कर करके क्या कीजिएगा, किसी टॉपिक को आपके एग्ज़ाम के लिए कितना महत्व है या नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग अपने आंसर की तरफ। आप लोग का काम यही होगा कि आरबीआई का गवर्नर कौन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, ठीक है, उसके बाद ये जो नेशनल स्टैटिक ऑफिस है, ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है, इनका काम क्या है, ये सारा चीज़ आप लोग एक एक ऑप्शन को चेक कीजिएगा और तब जाके कीजिएगा। इसमें कुल 30 सवाल हम करवाएंगे, तो 30 को 4 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, यानी कि 120 सवाल हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से कीजिएगा। तो हम बार बार जब बोलते हैं कि मेरा अप्रोच यदि फॉलो करेगा तो उस टॉपिक से सवाल कभी नहीं छूटने वाला, चाहे जहाँ से पूछ दे। ठीक है, चलो तो अब हम लोग जवाब देखते हैं। इसका क्या जवाब हो जाएगा एक का, तो देखिए स्वाभाविक है, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, ठीक है, तो उसी के द्वारा क्या किया जाता है कि जो भारत का जीडीपी है उसका गणना किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, सिंपली आंसर सी मार दीजिएगा। देखिए यहाँ पे मेरा मेन मोटो एमसीक्यू करवाना नहीं है, हम चाहते हैं कि आप क्या कीजिए कि आप प्रीवियस ईयर का सवाल देखिए और उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो हम तरीका बता रहे हैं यही तरीका सही है। ठीक, रटने के पीछे रहिएगा तो अब स्वाभाविक है। देख लीजिए, यदि रमेश सिंह की बात कीजिएगा तो उनके पुस्तक लगभग 1500 से 1800 पेज का बुक है। ठीक है, तब आदमी कितना टॉपिक याद रखेगा। ठीक, तो इससे बचना तो यही कीजिएगा, जो हाईलाइट होगा, जो ज़्यादा भारत को प्रभावित करेगा उसको क्या कीजिए, उसको आप चुन लीजिए और वहाँ से कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कि जीडीपी में जी का अर्थ क्या है। तो देखो जीडीपी में अभी बताएं कि जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, और पी फॉर प्रोडक्ट। यदि अंग्रेजी में समस्या होगा तो हिंदी में समझ लीजिए, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, डेवलपमेंट नहीं, इसको एक्चुअली यहाँ पे डोमेस्टिक होगा, ये डोमेस्टिक होगा, डी फॉर डेवलपमेंट नहीं होगा, डी फॉर डोमेस्टिक होगा। ठीक है, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इसको सुधार दिए हैं, जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक और पी फॉर प्रोडक्ट। तो हिंदी में कह सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो इसमें पूछ रहा है कि जी का मतलब क्या होगा, तो जी फॉर जनरल बिल्कुल नहीं होगा, ग्रॉस, हाँ ग्रॉस तो होगा, गवर्नमेंट नहीं होगा, गारंटी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे कर करके क्या कीजिए, कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 2024-25 के लिए अनुमानित किया गया है। तो एक चीज़ और, इसको पुराना हम क्यों दिए हैं, पुराना दिए उसके पीछे कारण है कि आप बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देखिएगा तो करंट में इस प्रकार का जो रेट रहता है ना वो नहीं पूछता था, वो हमेशा 2 साल 3 साल पुराना पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 7.0। ठीक है, और वर्तमान की बात कीजिएगा जैसे कि आईएमएफ हो गया, विश्व बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या फिर भारत का ही संस्थान है, या फिर क्या नाम है क्रिसिल है, क्रिसिल के अलावा जो मॉर्गन है और भी बहुत सारा है। ठीक है, तो ये सारा क्या किया है, जैसे यूएन है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संघ है, तो इस सब के द्वारा क्या किया गया, जो भारत का वृद्धि दर है उसको गिरा दिया। और गिराया क्यों गया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आप लोग को पता होगा कि 20 जनवरी को एक व्यक्ति क्या करता, दोबारा शपथ लेता, जिसका नाम होता है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, और आप लोग को पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या एक बहुत बड़ा बिजनेस माइंडेड टाइप का आदमी है, भले राष्ट्रपति बन गया। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या किया गया, चीन पे 145% टैक्स लगा दिया। ठीक है, तो अब स्वाभाविक है चाइना भी चुप नहीं रहेगा, तो चाइना भी क्या किया, 125% टैक्स लगा दिया अमेरिकन वस्तु पे। ठीक है, यदि मान चलिए कि एप्पल फ़ोन यदि अमेरिका में क्या होगा कि यदि 100 रुपया में बनेगा तो वही चाइना में आप बेचिएगा, तो समझ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 245 रुपया का हो जाएगा। ठीक, तो वैसे ही कोई चाइनीज़ माल को ले जाइए, 100 रुपया का होगा तो कितना हो जाएगा, 225 रुपया का हो जाएगा। तो क्या होने लगा, ट्रेड वार होने लगा। ठीक है, तब इससे, और क्योंकि क्या, हाँ उससे एक चीज़ और याद आया, जो पहला हम करेंट अफेयर बताए हैं तो उसमें एक चीज़ देख लीजिए, विश्व का टॉप जो अर्थव्यवस्था है, 5 अर्थव्यवस्था, उसका हम नाम बता देते हैं। प्रथम पे है यूएसए यानी कि अमेरिका, दूसरा पे है चाइना, तीसरा पे है आपको जर्मनी, ठीक है, और चौथा पे कौन है, इंडिया। ठीक है, और इंडिया किसको पीछे छोड़ा है, जापान को। तो ये 5 कंट्री है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक, तो ये देखिए, ये जो चाइना है और ये यूएसए, ये विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है।
यदि इस दोनों में कुछ होगा तो पूरा विश्व का क्या होगा, ये ऐसी की तैसी कर देगा, समझ गए। तो इसी कारण क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि भारत इससे अछूत है। अमेरिका के द्वारा ये बोला गया कि जो लगभग 60 कंट्री है उस पर क्या किया जाएगा, उस पर भी एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, ठीक है। तो उस लिस्ट में भारत का भी नाम है। और आप लोग को पता होगा कि नहीं पता होगा, एक चीज़ हम बता देते हैं कि ज़्यादा नहीं 2 से 3 वर्ष पहले की बात है, भारत का जो व्यापार है अमेरिका से क्या हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था। यानी कि अमेरिका भारत को कम बेच रहा था और भारत से ज़्यादा खरीद रहा था, ठीक है। तो यूएस से क्या किया, भारत से एक एमओ साइन करवाया। उसमें बोला कि आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर आप हमसे वादा कीजिए कि आप हमसे $10 बिलियन का सामान खरीदिएगा, समझ रहे हैं। तो $10 बिलियन का आपको खरीदना पड़ेगा, क्यों, ताकि अमेरिका क्या कर सके, वो अपने व्यापार को संतुलन कर सके, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूएसए किस टाइप का मेंटलिटी है, ठीक। तो यही कारण है कि भारत का क्या किया गया, वृद्धि दर को घटा दिया। कोई कह रहा 6.5, कोई कह रहा 6.1, कोई कह रहा 6.3। तो ऐसे कर करके क्या है, हर संस्थान का अपना अपना रिपोर्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जीडीपी को कितने तरीके से मापा जाता है। तो देखिए जीडीपी की मापन की बात कीजिएगा तो जो हम 100 MCQ वाला जो वीडियो डाले हैं तो वहाँ पे भी हम एक्सप्लेन किए, तो आप क्या कीजिए, वहाँ से जाके देख लीजिए सबको, ठीक है। और जो हम तरीका बताएं वही तरीका से कीजिए। उसका जो बाकी का 75 सवाल है हम वो भी करवा देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर आपका इकोनॉमिक्स वाला पूरा पोर्शन ही हो जाएगा। और हर क्वेश्चन में अब हम करेंट अफेयर नहीं बताएंगे, उसके पीछे कारण है कि यदि 30 के 30 सवाल पे यदि हम करेंट अफेयर बताएंगे तो हमको लगता है कम से कम 5 से 6 घंटा इस 30 सवाल को हमको करवाने में चला जाएगा, ठीक। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, जो प्रतियोगिता दर्पण हम करवाए हुए हैं उसको आप लोग देखते रहिए, ताकि क्या हो कि आपका करेंट अफेयर भी हो जाएगा और जो चाहे इकोनॉमिक्स से हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस किसी से भी हो, उससे जुड़ा हुआ जो भी चीज़ होगा वो आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा 3 तरीके से, ठीक है। और 3 तरीका कौन है, 3 तरीका है। एक तो उत्पादन के तरीके से, ये सारा चीज़ हम पढ़ाए हुए, ठीक है। एक उत्पादन पे है, दूसरा व्यय पे है और तीसरा आय पे है। यानी कि आप कितना माल का उत्पादन करते हैं, कितना आप खर्चा करते हैं या फिर कितना आप कमाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर किसे कहते हैं। तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 5 का हो जाएगा समग्र मुद्रास्फीति। देखो मुद्रास्फीति सामान्यतः क्या होता है कि जैसे कि आज कितना हो गया, आज जो भी डेट मान लो कुछ भी होगा, तो आज मान के लिए कि आप गए आलू खरीदने के लिए 100 रुपये क्या किए, 100 रुपये के 1 केजी आलू लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ष क्या होता है, नेक्स्ट वर्ष वही आप 1 केजी आलू खरीदने जाते हैं तो वो क्या होता है, वो आपको 110 रुपये का मिलता है। तो यहाँ पे कितना परसेंट का वृद्धि हो जाएगा, 10% का, ठीक है। तो यही क्या होता है, यही रेट होता है। देखो जीडीपी डिफ्लेटर है या फिर मुद्रास्फीति है, तो मुद्रास्फीति का बहुत सारा कारण है। तो आएगा आगे तो हम क्या होगा कि मुद्रास्फीति में बता। देखिए मुद्रास्फीति में कई बार क्या होता है कि लोग सिर्फ क्या करते हैं, सरकार को गाली देते रहते हैं या फिर बोलते हैं कि वही रिस्पॉन्सिबल है। पर इसके पीछे आप देखिएगा तो सिर्फ एक कारण नहीं है। जैसे कि अभी वर्तमान में देख लीजिए कि इजराइल वर्सेज ईरान युद्ध हो रहा है, तो ईरान से हम लोग क्या करते हैं, बहुत मात्रा में तेल खरीदते हैं। तो जब क्या होगा कि ईंधन महंगा होगा तो स्वाभाविक है कि ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होगा। तो सामान जो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था तो वहाँ पे भी प्राइस रेट डिफरेंट होगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका रेट चेंज होगा, समझ गए। तो ऐसा बहुत सारा कारण रहता है। कई बार क्या होता है, हमारा कृषि असफल हो जाता है, तो वहाँ पे भी क्या होता है कि दूसरे देश से हम लोग सामान इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे फिर टैक्स देना पड़ता है भारत सरकार को, फॉरेन को, ठीक है। और जो माल खरीदते महंगा, तो फिर वहाँ पे तो बहुत सारा कारण होता है कि आपको क्या होता है कि मुद्रास्फीति बढ़ता है। तो गवर्नमेंट का जो आरबीआई है उसका दायित्व रहता है कि कुछ 4 या 5% कुछ ऐसा ही रहता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या करे, वो फिक्स करके रखे। चाहे बाज़ार में क्या करेगा, बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लाएगा या फिर बाज़ार से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सोख लेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ क्या कीजिए, ये सारा चीज़ आप वो जो हम बोले हैं 100 MCQ, तो उसमें आप जाके देखिएगा, हम बहुत बेहतरीन तरीके से करवाए हुए हैं, ठीक है। चलिए तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 का C हो जाएगा, ठीक, समग्र मुद्रास्फीति। देखो सवाल को करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक, क्योंकि आप यदि क्वेश्चन के अटैम्प्ट करने का तरीका समझ जाइएगा तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपसे कौन सा सवाल पूछा जाए।
आप आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ फैक्ट एंड फिगर है तब तो वो स्वाभाविक है, याद करना पड़ेगा। चलिए, तो 2025-2026 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना है, ठीक है। देखो, एक FRBM करके आया हुआ था, FRBM करके, ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस मैनेज ऐसे करके था, ठीक है। बजट था, ठीक। तो इसको क्या करना था कि इसमें आपको लक्ष्य दिया गया हुआ था, गोल दिया गया हुआ था कि इसी के आसपास क्या करना है, इसी के आसपास घाटा रखना है। तो हर राज्य, हर देश, भारत का बात कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो 6 का देखिएगा, तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 5.1%, ठीक है। बजट 2025-2026 में यही लक्ष्य रखा गया है कि राजकोषीय घाटा जो होगा उसको क्या करना है, 5.1% रखना। तो देखिए, राजकोषीय घाटा का बात कीजिएगा तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि मान चलो कि सिंपल सा लैंग्वेज में बोले तो आप लोग एक फिल्म देखे होंगे, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ठीक है। तो आपके पास जितना इनकम नहीं उससे ज़्यादा आप क्या कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आप खर्च कर दे रहे हैं। तो स्वाभाविक आपको क्या करना पड़ेगा, या तो कर्जा लीजिए या फिर कहीं से और बोरो कीजिए, ठीक। तो यही रहता, गवर्नमेंट के साथ भी होता। और बजट जो सरकार जब भी लॉन्च करता है कोई भी बजट, तो हमेशा क्या होता है, घाटे का बजट होता है, ठीक। घाटे का बजट के पीछे कारण यही है कि ये अच्छा है, कभी आपको कोई चीज़ का आवश्यकता पड़ जाए तो आप क्या कर सकते हो, उसमें फिर पैसा को आप जोड़ सकते हैं, ठीक। चलिए, नेक्स्ट आते हैं कि जीडीपी के संदर्भ में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है। तो देखो, जब NFIA जोड़ेगा तो उसमें क्या होता है कि इसको हम बताने से एक दो चीज़ हम बता देते हैं कि जैसे कि आप लोग को पता होगा कि 15 जनवरी शायद, ठीक है, 15 जनवरी 1915 के आसपास क्या होता है कि जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं वो क्या होते हैं कि वो आपको आते हैं साउथ अफ्रीका से, कहाँ, इंडिया आते हैं, ठीक है। तो उनके सम्मान में क्या हुआ कि 2003 में, ठीक है, 2003 में क्या किया गया, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। हम बता रहे हैं ये क्यों बता रहे हैं, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, ठीक है। तो इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस का बात कीजिए तो जो अपना उड़ीसा है, तो उड़ीसा में जो भुवनेश्वर है वहाँ पे आयोजन किया गया, ठीक है। आप ये सारा चीज़ मेरा प्रतियोगिता दर्पण हम पढ़ाए वहाँ पे मिल जाएगा। और ये हम काहे बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि जैसे कि अभी वर्तमान में क्या है कि जैसे कि यूपी है, यूपी के अलावा बिहार है, बिहार के अलावा और भी राज्य है। तो वहाँ से क्या होता है कि लोग विदेश में क्या करने जाता है, काम करने जाता है। जैसे कि मान चलिए कि कोई फैमिली मेम्बर आपका अमेरिका में हो या फिर सऊदी अरब में होगा, सऊदी अरब के अलावा मान लीजिए जर्मनी में हो, चाइना में हो, तब वो वहाँ पे काम कर रहा है तो महीना लगेगा, क्या करेगा वो, वहाँ का करेंसी भेजेगा, या तो डॉलर भेज सकता है, डॉलर नहीं भेजेगा तो क्या होगा कि वो सऊदी अरब का जो रियाल होता है वो भेज सकता है, तो कोई भी करेंसी भेजेगा। तो जब जो ये करेंसी भेजता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेमिटेंस, ठीक है, रेमिटेंस कहते हैं, ठीक है। आप हिंदी अथवा देख लेना, चेक कर लेना क्या होता है, तो रेमिटेंस कहते हैं। तो ये रेमिटेंस क्या होता है कि भारत जो है तो विश्व का इकलौता देश है जो इसके पास सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है। हाल फिलहाल का रिपोर्ट भी है, ठीक है। लगभग इस बार लगता है हमको 100 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गया हुआ है भारत, ठीक है। तो ये रेमिटेंस जो आता है, तो ये रेमिटेंस कहाँ से आता है, फॉरेन से आता है, समझ गए। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये होता है कि कई बार हमारे पास FDI आता है। जैसे कि आप लोग मॉरिशस का नाम सुने होंगे, और मॉरिशस का चागोस द्वीप भी क्या था कि करेंट अफेयर में था। वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं श्री राम गुलाम जी, वो भी भारत आए हुए थे, ठीक। तो वो सब क्या होता है, वो सब जो पैसा आता है तो वो सारा का सारा चीज़ क्या करते हैं, वो सारे के सारे चीज़ हम लोग अपने क्या करते हैं कि अपने GDP में जोड़ते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए 7 का क्या आंसर हो जाएगा, 7 का हो जाएगा GNP। तो देखो, तो अपने GDP में क्या करते हैं, GDP में जोड़ते हैं। जब हम GDP में क्या करेंगे, ये विदेशी वाला जो धन दौलत है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, एब्रोड मतलब विदेश समझ लो, फॉरेन समझ लो। तो जब हम GDP में क्या करेंगे, ये NFIA जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, समझ गए। तो देखिए, ये जितना भी टर्मिनोलॉजी है इस सबको आप लोग पढ़िएगा,
और निश्चित रूप से पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे ही सिंपल सवाल पूछेगा। और यदि ये बेसिक चीज़ आपको नहीं आएगा तो ट्रस्ट कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत समस्या होगा, ठीक है। चाहे आप जितना दुनियादारी चीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो आप नॉमिनल जीडीपी पढ़ेंगे, जीएनपी पढ़ेंगे, एनडीपी पढ़ेंगे, एनएनपी, और ये सब आप कहाँ से कीजिए। ये सब करना है तो आप क्या कीजिए, जो हम वो 100 एमसीक्यू वाला जो इकोनॉमिक्स वाला वीडियो डाले हैं, आप वहाँ से जाके कर लीजिए। आपका क्या हो जाएगा, सारा हो जाएगा, ठीक। बस अब हम सवाल का एक एक का आंसर बताते जाते हैं। वीडियो लंबा हो गया है 20 मिनट का, तब हम एक एक का बताते हैं, बाद बाकी यही आपका तरीका होगा अप्रोच करने का, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है। तो देखो, जब भी इन्फ्लेशन नापने का बात करेगा तो 2-3 रेट है, ठीक है। देखो इसमें बैंक रेट जैसे है, तो बैंक रेट को क्या करना, बैंक रेट को सबसे पहले काट देना, क्योंकि हम किसी से लोन लेने नहीं जा रहे हैं और ना ही हम बैंक है, ठीक है। जैसे कि एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसको भी काट दो। एक है जीडीपी, तो जीडीपी को भी यहाँ पे काट दो। बच क्या जाता है, सीपीआई, जैसे कि सीपीआई हो गया, डब्ल्यूपीआई हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा ए। नेक्स्ट आते हैं कि महंगाई दर को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी। तो देखो धन उसको क्या कहते हैं, कुबेर का खजाना किसके पास है, कुबेर का खजाना किसके पास है, आरबीआई के। तो जब पैसा छोड़ने का, जमा करने का काम आरबीआई करता है, तो स्वाभाविक है महंगाई को नियंत्रण करने का भी काम उसी को दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा आरबीआई, ठीक। और आरबीआई के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो उनके गवर्नर हैं शायद संजय मल्होत्रा है, ठीक है, संजय मल्होत्रा, थोड़ा चेक कर लीजिएगा। चलिए, और वो 26वें, इनसे पूर्व में 25 व्यक्ति बन चुके हैं आरबीआई के गवर्नर, और ये कितने स्थान पे, 26वें स्थान पे, ठीक। ये सब चीज़ पूछता रहता है, इसीलिए अब हम क्या करें, हमको बताना पड़ता रहता है। चलिए नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा की क्रय शक्ति होती है। तो देखो एक चीज़ बताते हैं, आप लोग चाइना के बारे में सुनते होंगे कि हर बात में कहता है चाइनीज माल है, चाइनीज माल है। तो चाइनीज माल ऐसा नहीं है कि चाइना के पास क्या कि कोई पैसा वैसा का पेड़ है, या फिर उसके पास क्या खदान उदान है, ठीक। चाइना क्या करता है, चाइना का 2 तरीका है। एक तो स्वयं को इतना बर्बाद करो कि क्या हो, कि सामने वाला देख के क्या होगा कि वो डर से ही खुद बर्बाद होगा। कैसे, जैसे कि मान के लो कि चाइना में कोई सामान बना, खिलौना बना, ठीक है, उसका दाम है 50 रुपया, ठीक। अब वो चाइना क्या करेगा, भारत में बेचने के लिए आया। अब भारत में भी कोई सामान बना जिसका कीमत है 50 रुपया, ठीक। तो दोनों का कीमत 50। अब भारत का जो 50 रुपया का सामान है, जब वो बाज़ार में आएगा तो टैक्स वैक्स देते देते मान चलिए कि 60 रुपया पड़ गया, ठीक। अब चाइनीज़ गवर्नमेंट वाला जो सामान है, वो जब जो भारत में आता है, तब उसका दाम आपको पड़ेगा मान चलिए कि 20 रुपया। अब कहिएगा ऐसा क्यों हो रहा है, चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या किया है कि इसमें 50 रुपया बनाने में लगा था, 30 रुपया वो सब्सिडी के रूप में दे दिया है। अब जो टैक्स चाइना गवर्नमेंट लेता है चाइनीज़ प्रोडक्ट पे, वो क्या किया, वो टैक्स पे भी छूट दे दिया है। तो भारत सरकार कितना भी क्या करेगा, बाप बाप करके कितना भी टैक्स लगाएगा तो बहुत करेगा, करते करते 25 से 30 तक जाएगा, ठीक। तो अब देखिए कि चाइनीज़ माल कितना में मिल रहा है, 20 रुपया में। अब भारतीय सामान कितना में मिल रहा है, 60 रुपया में। तो स्वाभाविक है जब सामान अच्छा हो, गुणवत्तापूर्ण हो, ठीक है, और दाम भी कम हो, तो स्वाभाविक है भारत के माल को पसंद नहीं कीजिए, अब चाइनीज़ माल पसंद कीजिएगा। तब आपके मन में सवाल आएगा कि चाइना मतलब पागल है कि ऐसा कर रहा है कि खुद को बर्बाद कर रहा, नुकसान कर रहा। देखिए, तो वो नुकसान एक्चुअली स्वयं को नहीं कर रहा, वो नुकसान आपको कर रहा, ठीक है। वो कुछ दिन क्या होगा कि जियो की तरह काम करेगा, मुफ्त में क्या करेगा कि इंटरनेट सेवा यूज करने देगा। 1 साल 2 साल क्या होगा, आपको लत लगा देगा। अब अचानक क्या होगा कि अचानक जब चीज़ें मुफ्त में मिल रहा, स्वाभाविक है आप पैसा दे के सामान यूज नहीं कीजिएगा, तो बाकी का जो प्लेयर है तो वो बाज़ार में क्या होगा, धीरे धीरे डाउन होगा। बाद में वो अपना बोरिया बिस्तर बंद करके क्या करेगा, निकल लेगा। तो ऐसे कर करके क्या होगा कि शुरू में खुद को नुकसान करवाओ, अब बाद में फिर क्या करो कि सारा का सारा प्लेयर को खा जाओ, फिर अकेले क्या करो कि राज करो। तो ये टैक्टिस होता है बिजनेस का, एक ये तरीका है, ठीक है। तो 10 में है कि मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा की क्रय शक्ति होती है। तो देखो मुद्रास्फीति जब जो होता है तो महंगाई में क्या होता है कि पैसा आपको कोई भी सामान का बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो स्वाभाविक है क्या होता है कि जो सामान का दाम होता है वो बढ़ जाता रहता है, ठीक। चलिए, तो 10 का हो जाएगा कि खरीदने का जो कैपेसिटी है, ठीक है, पैसा का जो खरीदने का कैपेसिटी है वो कम होता है। इसको ऐसे समझो कि पहले पार्ले जी क्या करते थे, पहले पार्ले जी 3 रुपया में ख़रीद लेते थे, अब वही पार्ले जी खरीदने जाइएगा तब 5 रुपया में। तब पैसा का
जो कैपेसिटी है, ठीक है, जो उसका खरीदने का शक्ति है वो क्या हो गया कि कम हो गया, तभी तो 5 रुपया लगाना पड़ा। पहले कोई काम को 3 आदमी मिलके करता था, ठीक, अब वही काम को करने के लिए कितना आदमी लगाना पड़ता, 5 आदमी। तो क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं इफिशियंसी कम हुआ है इस 3 आदमी का, तभी तो हमको 2 आदमी एक्स्ट्रा इसमें डालना पड़ता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि आप बजट घाटा। तो देखो बजट घाटा क्या होता है, सीधा है क्या, बजट घाटा। तो स्वाभाविक है आप जितना माल कमाए हैं तो उससे ज़्यादा फूकिएगा तो स्वाभाविक आपको क्या होगा कि घाटा होगा, ठीक। तो 11 का क्या होगा कि वह ज़्यादा करते हैं और आय आपके पास कम है, ठीक। ये सब क्या है कि थोड़ा सा विचार कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो सवाल निश्चित रूप से बन जाएगा। नेक्स्ट है कि WPI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो WPI का फुल फॉर्म क्या होता है, होलसेल प्रोडक्ट इंडेक्स। तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये होगा। दूसरा है वर्ल्ड प्राइस इंडिकेटर, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है होलसेल परचेज इंडेक्स, तो ये भी नहीं होगा। तो 12 का क्या हो जाएगा, 12 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 का बी कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मुख्य साधन कौन सा थे। देखो अब मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना, तो उसके लिए हम बोले कि बहुत सारा कारण है कि ये क्या है कि ये 100% आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ आपके बस में नहीं होता, ठीक है। तो 13 का क्या हो जाएगा, 13 का सबसे अच्छा हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी, जो मौद्रिक नीति है। और मौद्रिक नीति कौन बनाएगा, स्वाभाविक है जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मौद्रिक नीति होगा, ठीक है। और मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रण किया था, तो इसके बारे में ज़्यादा विस्तृत से पढ़ना है तो जो हम बोले वो वीडियो आप जाके देखिए, वो 100 MCQ वाला, उसमें हम बताए हैं कि क्या होता है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, उसके बाद बैंक रेट क्या है, उसके बाद क्या नाम है कि CSR क्या है, कैश रिजर्व रेशियो क्या है, उसके बाद OMO क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, इथिकल सुएशन जो RBI जारी करता है। उसके बाद बहुत सारा रेट है, जैसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, LAF है, बहुत सारा, ठीक है। तो वो सारा करके क्या कीजिएगा, आप देख लीजिएगा, वहाँ से यहाँ पे करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, और भी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है कि GDP वृद्धि के लिए मुख्य योगदानकर्ता कौन सा क्षेत्र रहा है। तो देखो भारत का बात करेगा तो इसमें तो चलो सर्विस सेक्टर है। भारत का बात जब भी करेगा तो आंख मूंद के क्या करना, सर्विस सेक्टर पे मार देना, चाहे कोई भी वर्ष रहेगा, ठीक है। तो 14 का क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र, क्योंकि ज़्यादा नहीं समझ में आता तो सिंपल सा बात बता देते हैं। आज के डेट में भारत में देख लीजिए तो शायद ही कोई घर होगा, ठीक है, जहाँ पे आपको क्या होगा कि मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, ठीक है। और मोबाइल फ़ोन सिर्फ नॉर्मल नहीं, अब तो स्क्रीन टच मोबाइल है जहाँ पे इंटरनेट वगैरह भी चलता है, ठीक। एक तो ये उदाहरण बता दिए। दूसरा आप लोग पेटीएम का नाम सुने होंगे, ठीक। पेटीएम के अलावा आप लोग यूट्यूब वगैरह सुनते होंगे, ठीक। व्हाट्सअप हो गया, ट्विटर, इंस्टा, बहुत सारा ऐसा चीज़ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या दिखा रहा है, ये सब चीज़ दिखा रहा है कि जो ज़्यादा अमाउंट वाला क्या होता है कि ज़्यादा हैवी अमाउंट में पैसा कमाने वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो भारत का जो सर्विस सेक्टर है वो ऑटोमेटिक ग्रोथ कर रहा था, ऐसे करके सबसे अच्छा कर लेना। जैसे कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी के दुनिया में, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ChatGPT, ग्रोक, ठीक है। तो ये सब चीज़ देखना। और भारत को देखो विश्व का सबसे बड़ा वो है। और इसका एक और उदाहरण दे रहे हैं कि जो एलन मस्क है, जो टेस्ला का मालिक है, जिसका स्टारलिंक भी है इंटरनेट, तो वो भी देखो अभी भारत में आने वाला, उसको लगभग हरी झंडी मिल गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिखा देगा जो सेवा क्षेत्र है भारत का क्या हो रहा, ग्रोथ हो रहा। जैसे कि गुरुग्राम हो गया, हैदराबाद हो गया, हैदराबाद के अलावा बेंगलोर हो गया, ठीक है। बेंगलोर का तो दिन खराब है, ठीक है। दिन खराब इसलिए कि सिलिकॉन वैली का जो तगमा था लगभग समझो छीन ही चुका है, क्योंकि ये क्या हो गया है कि ये अब स्थानीय पॉलिटिक्स में घुस गया, ठीक है, भाषा उषा के चक्कर में। चलो नेक्स्ट आते हैं कि डिफ्लेशन क्या होता है। देखिए डिफ्लेशन का बात कीजिएगा तो 15 का क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा कीमतों में गिरावट। कई बार देखते रहते हैं कि किसान माल उपजाता है, माल का इन द सेंस जो उनका कृषि वाला फल रहता है, कोई भी चीज़ हो, तो वहाँ पे क्या होता है उनको दाम सही नहीं मिलता। तो कभी देखते होंगे कि रोड पे टमाटर, कभी प्याज, कभी नींबू क्या करता फेंक के पूरा वो कर देता रहता है। तो दाम क्या होता है कि सामान का दाम बहुत कम हो जाता रहता है, ठीक है।
तो डिफ्लेशन में क्या होता है, कीमतों में क्या होता है, गिरावट आ जाता था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कि मुद्रास्फीति, मुद्रा की अत्यधिक आपूर्ति से क्या होता है। तो एक बात थोड़ा सा विचार करना, ये सब सोचने वाला है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। मान के चलिए कि अचानक अभी क्या हो कि आपके पास क्या हो कि 1 करोड़ रुपया आ जाए, ठीक है, और आपके जैसा जैसा 5 आदमी और हो जिसके पास 1 करोड़ हो। ठीक, तो ये पांचों आदमी क्या किया, बाजार गया घूमने के लिए। अब मान चलिए कि कोई चीज़ कोई सामान ही होगा, कोई जैसे कि एक कार ही है, ठीक है। अब क्या हुआ कि कार पांचों आदमी को पसंद आ गया, तो स्वाभाविक है अब 1 करोड़ का कार होगा तो आप पांचों आदमी खरीदने में सक्षम है, और वो आइटम यदि एक ही है तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे अब पांचों आदमी वहाँ पे लड़िएगा कि हम खरीदेंगे तो हम खरीदेंगे। और यही आपके पास जेबी में क्या हो कि इतना ही पैसा हो कि आप सिर्फ भोजन पानी कर लिया तो इस सामान को खरीद नहीं पाइएगा। ठीक है, तो पैसा जब भी बाजार में होता है तो क्या होता है कि आदमी अंधा होके क्या करता, पूरा खर्चा करता, तो सामान का रेट कई बार क्या होता है इस कारण से भी बढ़ जाता रहता है। ठीक है, खरीद रहे हैं, ठीक है। और एक और कारण होता है, कई बार क्या करता है कि जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण देख लो, आईफोन जो आता है एप्पल का, तो वो क्या करता है कि ऐसा नहीं है कि उसके पास धन दौलत नहीं है कि वो सामान को समय पे बना के प्रोवाइड नहीं करवा सकता। ये बाजार व्यापार का सबसे अच्छा टैक्टिस है कि यदि 100 माल आपसे मांगा गया है तो आप क्या कीजिए, वहाँ पे 50 प्रोडक्ट दीजिए, 50 में लेट लतीफ़ कीजिए। भले आपका बिक जाता 100 का 100, मगर आपको क्या करना, बेचना नहीं है। ठीक है, तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको बाज़ार में मेंटेन करके रखेगा। डिमांड हमेशा बढ़ा रहेगा। अब आपको जो मन होगा, जैसा मन होगा, आप वैसा रेट चार्ज कीजिए, आदमी देने के लिए क्या रहेगा, तैयार रहेगा। ठीक, तो बहुत सारा ऐसा कारण रहता है। ठीक है, चलिए, तो 16 का क्या हो जाएगा कि जो इन्फ्लेशन होता है, तो जो इन्फ्लेशन होता है उसके कारण क्या होता है कि अत्यधिक आपूर्ति होता है मुद्रा की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, भारत में मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारण किस अधिनियम के तहत किया गया। तो कुछ देर पहले हम FRBM के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें प्रॉपर वर्ष बाई है, उसको भी हम करवा देंगे कभी फुर्सत मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2016। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि बजट 2025-2026 में सबसे अधिक आवंटन किस क्षेत्र को मिला। तो ये चीज़ देख लेना, बिहार का भी देख लेना साथ में। ठीक है, तो 18 का हो जाएगा जो रक्षा है। और रक्षा से याद आया, आप लोग थोड़ा सा दो तीन चीज़ के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। एक तो आप लोग राफेल के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बताते हैं उसके पीछे कारण, क्योंकि ये फ्रांस से लिया गया हुआ था, और जो आप लोग को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया गया था, इसीलिए याद रखिएगा। दूसरा, आप लोग जो क्या नाम है, रसिया से जो S-400 लिया गया हुआ था उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और एक इजराइल का है, इजराइल का लिट्रोइंग करके कोई ड्रोन है, थोड़ा क्या कीजिएगा उसके बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, ये इस तीनों में से सवाल 100% गारंटेड है, पूछेगा आपको, कुछ ना कुछ ज़रूर पूछेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, जीडीपी का रियल जीडीपी किसे कहते हैं। तो 19 का क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा जब मूल्य क्या होगा कि मूल्य अस्थिर होगा तो वो क्या होगा, रियल जीडीपी हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट आते हैं, 2024-25 में भारत का जीडीपी का मुख्य रूप से किस क्षेत्र के कारण बढ़ा है। तो यहाँ पे है कृषि, उद्योग, विनिर्माण और सेवा। तो 20 का क्या होगा, सेवा। सर्विस सेक्टर जब भी रहेगा ना, और इस प्रकार का सवाल रहेगा, नहीं भी आता रहेगा फिर भी क्या करना, सर्विस सेक्टर पे मार देना, 100% गारंटेड है कि आंसर सही होगा। ठीक, क्योंकि भारत में आप देखिएगा, थोड़ा रिपोर्ट चेक कीजिएगा, तो लगभग 60% 65% भारत के जीडीपी में किसका योगदान है, जो सेवा क्षेत्र है। सेवा जरूरी नहीं है, ये जो हम मोबाइल इंटरनेट बताएं यही है। यदि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है कि आप बैठे हुए हैं, ठीक है, पूरा एसी वाले रूम में, कोई फ़ोन आपको करता है कि साहब ऐसा ऐसा समस्या है, और आप उसको एडवाइस देते हैं, बदले में पैसा लेते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या, वो भी सर्विस ही है। ठीक है, चलिए जैसे कि होटल में खाना वगैरह खाते होंगे, रेस्टोरेंट में देखते हैं सर्विस टैक्स वगैरह मांगता रहता है कि हम जो आपको सेवा दिए कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा। ठीक, चलिए तो 21 का है कि जीडीपी में सरकार का खर्च कौन से घटक में आता है। तो 21 का क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये सब सारा जीडीपी का पोर्शन है। ठीक, चलो अब ज़्यादा नहीं, अब कुछ सवाल और बच गया हुआ है।
21 तक हो गया ना, 21 तक हो गया। चलिए 5-6 सवाल और बच गया है। नेक्स्ट है कि CPI आधारित महंगाई दर के लिए बेस वर्ष क्या है। तो देखो बेस वर्ष से याद आया कि जो 2004 या 5 था, ठीक है, जो 2004-5 था उसको तो पहले ही बदल दिया गया, ठीक है, उसको पहले ही बदल दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो 2011-12 का वर्ष था तो उसको आधार माना गया। और अभी फिर भी हाल फिलहाल में बात हो रहा था कि आधार वर्ष को क्या करेंगे, बदलेंगे, ठीक, मगर अभी तक बदला नहीं गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट है कि GDP में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो थोड़ा सा देखो क्या है, गवर्नमेंट का सेवा, काला मनी, तो ब्लैक मनी कैसे इन्वॉल्व कीजिए, यही हमको लगता है सही आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब सरकार थोड़ी ना कि कहीं पे क्या करेगा कि गांजा बेचेगा या फिर कहीं पे ड्रग्स चोरी छिपे बेच के क्या करेगा, या फिर मानव व्यापार करके, या फिर कुछ क्या करेगा, किसी का हत्या करके, ऐसा करके पैसा तो नहीं कमा सकता है। लॉन्ड्रिंग से, गलत तरीके से, फेक तरीके से गवर्नमेंट तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ब्लैक मनी, तो ब्लैक मनी होगा तो स्वाभाविक है गवर्नमेंट के GDP में तो ये चीज़ शामिल नहीं किया जाएगा, समझ गए। तो इसको क्या कीजिए, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। फैक्ट्री आउटपुट होगा, गवर्नमेंट सर्विस होगा, एक्सपोर्ट स्वाभाविक है होगा। और एक्सपोर्ट से एक चीज़ और याद रखिएगा, देखिए इसीलिए हम कहते हैं कि करेंट अफेयर जो है ना भाई साहब, उसको किसी कीमत पे नहीं छोड़िएगा। प्रतियोगिता दर्पण जो हम करवाए हैं, और हम बार बार क्यों कर रहे हैं, हम बार बार इसलिए कर रहे हैं कि पढ़ाने के लिए हमको ना तो समस्या है कि द हिंदू पढ़ाने में भी नहीं दिक्कत है, ना इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, या फिर अन्य कोई मैगजीन कहिएगा, चाहे दृष्टि IAS का हो कोई भी, मगर हम चाहते हैं कि आप ऐसा मैगजीन को पढ़िए जो क्या हो कि सर्वत्र क्या हो कि अवेलेबल हो, और सामान्य से सामान्य छात्र के पास क्या हो कि वो उपलब्ध हो जाए। जो द हिंदू को पढ़ने का बात होगा, ठीक है। यदि आप UPSC वगैरह का तैयारी कीजिएगा तो उसके लिए हमको सबसे बेस्ट लगता है द हिंदू, ठीक है। वहाँ पे एडिटोरियल वगैरह उसका अच्छा रहता है, ठीक। अब मगर यदि BPSC कर रहे हैं तो अब द हिंदू पढ़ना हमको सुसाइड ही लगता है। उसके पीछे कारण है, एक तो 20 से 25 पेज रहता है उसमें, ठीक है। तुम नेशनल देखेगा, इंटरनेशनल देखेगा, रीजनल देखेगा, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटी, बहुत सारा सेक्शन उसमें रहता है। और जो BPSC का एग्ज़ाम है उस हिसाब से ये सवाल भी नहीं करता। तब कोई बच्चा द हिंदू पढ़ रहा तब पता नहीं कैसे मैनेज करता, वही जाने, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण में देखिएगा तो आपके एग्ज़ाम के डिमांड के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं प्रतियोगिता दर्पण कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको कितना आता नहीं आता, ज्ञानबाजी करने से कोई फ़र्क नहीं है। आप एग्ज़ाम हॉल में पूछे गए सवाल के जवाब देने में सक्षम है तो क्या है कि आप ही हीरो हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि स्टैगफ्लेशन किस स्थिति को दर्शाता है। तो 24 का क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा आपको महंगाई, महंगाई एक तो हो जाएगा, और महंगाई के अलावा क्या हो जाएगा, आर्थिक मंदी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा A, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 25 में क्या है, राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है। तो देखिए राजकोषीय घाटा को नियंत्रित कैसे कीजिएगा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप माल ज़्यादा छाप दीजिए, ठीक है। RBI के पास आप पैसा छापने का मशीन है तो कहिए छापेगा, नहीं छाप सकता तो कहीं से क्या कीजिए, FDI वगैरह मंगवाइए, या फिर किसी से जो SBI बैंक है उससे आप लोन ले लीजिए, ठीक है। या फिर जो आम जनमानस है उसको कहिए कि भाई हम पुला बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा मोबाइल बना रहे हैं कि जिसको यूज करेगा तो क्या होगा, गाना बजने लगेगा, फलना चिलना, तो तुम इसमें पैसा लगाओ, बदले में 100 रुपया के बदले में क्या होगा 500 रुपया देंगे, तो आम जनता हो सकता है कि उसमें पैसा लगाए। तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं आप, क्राउड फंडिंग कर सकते हैं, तभी तो पैसा आपके पास ज़्यादा होगा। जैसे कि आप रोड बनाइए, हाईवे, तो उस पर अब टोल टैक्स वसूलिए तो आपको पैसा आएगा। या फिर एरोप्लेन बनाइए, बम बनाइए, गन बनाइए और विदेश को बेचिए। जैसे भारत के पास DRDO है, ठीक है। तो क्या कीजिए, बहुत ज़्यादा रक्षा सौदा कीजिए, तभी तो जाके क्या कीजिए पैसा छाप पाइएगा। चलिए तो 25 में है कि राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इसको क्या कीजिएगा कि आप इसमें है कि करों में वृद्धि, सब्सिडी बढ़ाना, निवेश कम करना, राजस्व में गिरावट। देखो कर में वृद्धि करेगा तो स्वाभाविक है माल ज़्यादा मिलेगा। यदि कोई आदमी 100 रुपया कमा रहा तब तुम गवर्नमेंट कह देगा कि भाई 50 रुपया हम टैक्स लेंगे, तभी तुम्हारा वो क्या होगा कि पैसा वैलिड हो जाए। नहीं तो ब्लैक मनी घोषित करके क्या करेंगे, जेल में भी डाल देंगे,
PMLA के थ्रू, ठीक। तो क्या होगा कि अब आदमी 50 रुपया देगा, ठीक है। दूसरा है कि सब्सिडी बढ़ाना, तब से सब सब्सिडी बढ़ाइएगा तो कैसे फ़ायदा होगा। अब क्या हो रहा है कि जैसे कि जो 5 किलो चावल गेहूँ मिलता है तो वहाँ पे 1 रुपये किलो पहले मिलता था, ठीक है। तब क्या कीजिएगा कि अब इसमें आप कह दीजिए कि तुमको 0 रुपये में मिलेगा, तो यहाँ पे तो आप ही को नुकसान हो रहा है और जेब से पैसा लगेगा, ठीक। तो सब्सिडी क्या कीजिएगा, सब्सिडी बढ़ाइएगा तो यहाँ पे तो समस्या हो जाएगा, ठीक। दूसरा है निवेश कम, तो माल कम लगाइएगा तो स्वाभाविक है मुनाफा भी कम होगा, ठीक। इसके अलावा राजस्व में गिरावट, यदि पैसा कम क्या होगा कि उत्पाद कीजिएगा यानी कि कम कलेक्ट कीजिएगा तो भी नुकसान होगा, ठीक। तो 25 का क्या हो जाएगा कि कर में वृद्धि कर दीजिए, ठीक है। चाहे आम जनता मर जाए उससे मतलब नहीं है। जैसे कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, अभी वर्तमान का कर का वही स्ट्रक्चर है कि आपसे इतना हम कर वसूलेंगे कि आप मरिएगा नहीं, ठीक है, मगर क्या होगा कि ज़िंदा रहिएगा। क्योंकि आप पेट्रोल का रेट देख लीजिए, थोड़ा सा आप लोग गूगल कीजिएगा या चेक कीजिएगा, तो जो 1 बैरल पेट्रोल रहता है तो उसका दाम तो देखेगा और पूरा काट पीट के देखेगा तो 60 से 65 रुपया 1 लीटर पेट्रोल का बनता है, ठीक है। मगर गवर्नमेंट के द्वारा आप देखो, कभी स्टेट वाला टैक्स लगता है, सेस लगता है, कभी सेंटर वाला लगता है, कभी एजुकेशन वाला है, शिक्षा वाला, कभी दारू, कभी वृद्धा पेंशन, कभी रोड बनाओ योजना, कभी पानी बांटो योजना, ठीक है। तो बहुत सारा इतना ज़्यादा टैक्स लगाता है, क्या होता है कि आप देखिएगा पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है। और स्वाभाविक है कि गवर्नमेंट को धन चाहिए तो किसी न किसी रूप से क्या करता है, वसूल करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि GDP में नेट डायरेक्ट टैक्स को जोड़ने से क्या प्राप्त होता है। तो देखिए GDP में जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़िएगा तो इसमें आपको क्या प्राप्त होगा, तो 26 का हो जाएगा, 26 का हो जाएगा B, GDP एट मार्केट प्राइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि 27 मुद्रास्फीति को बढ़ाने से गरीबों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वास्तविकता देखिए तो गरीब को क्या होता है कि रियल में तो कुछ उस हिसाब का समस्या होता नहीं है। उसके पीछे कारण है कि ना तो उनके पास उतना धन होता, ना वो उतना क्या करे, खर्च करे। तो उनको अपना ये चीज़ पता रहता कि जितना भाई साहब अर्न कर रहे हैं उतना में ही क्या करना, उतना में ही जैसे तैसे अपना एडजस्ट करके चलना है, ठीक है। तो 27 का देखिए, 27 का हो जाएगा कि नुकसान होता है। तो अब नुकसान हो या नहीं हो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब क्या होता है कि ये जो वर्ग के लोग होते हैं जिसको गरीब कहा था, गरीब इन द सेंस क्या हो गया कि जिसका इनकम 9,000 10,000 गवर्नमेंट डिसाइड करता है। अब किस बेसिस पे डिसाइड करता है सो तो अब ये बुद्धिजीवी वर्ग लोग बैठा होगा वही समझे। पर वास्तविकता देखिएगा कि 10,000 या 15,000 एक आदमी एक महीना में ढंग से नहीं सर्वाइव कर सकता, ठीक। मगर क्या होता है कि पार्लियामेंट में जो बुद्धिजीवी, ठीक है, लोग बैठा हुआ जो 10 रुपया 20 रुपया में प्लेट क्या करता, आसियाना चावल या फिर इंडिया गेट चावल खाता, तो उसको लगता है कि दुनिया क्या है कि ऐसा ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि हेड इन्फ्लेशन किसे कहते थे। देखिए हेड इन्फ्लेशन का बात कीजिएगा तो 28 का क्या हो जाएगा, 28 का हो जाएगा CPI, ठीक है। तो CPI के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ये सब देखो करवा देते मगर यहाँ पे अब हर चीज़ करवाना मेरे से भी संभव नहीं है। करेंट अफेयर हो फिर स्टैटिक हो तो हम भी आदमी हैं। देखो 43 मिनट का आज वीडियो बन चुका है। तो ये सारा चीज़ को कवर करने का तरीका है जो हम वे बता रहे हैं। आप प्रतियोगिता दर्पण करते रहिए और जो चीज़ हम MCQ पे भी दे रहे हैं वीडियो, वहाँ पे भी जहाँ तक संभव है हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो जो 50-60 बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है रेगुलर, तो उनका हम चाहते हैं कि क्या हो, यदि फ्री का एग्ज़ाम दे मेरा वीडियो देख के, तो हम मेरे तरफ से इतना ये है कि मेरा बताया गया रास्ता अपनाएगा तो 100 क्वेश्चन वो 100% गारंटी है कि कर लेगा, ठीक है। और कितना भी नसीब ख़राब होगा तो 10-15 करने का क्षमता होगा ही। किसी का पॉलिटी अच्छा होगा, किसी का मैथ अच्छा होगा, ठीक है। किसी को अब राजनीति में मज़ा आता होगा तो वहाँ से भी आप सवाल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो 29 का क्या हो जाएगा, 29 का हो जाएगा भोजन और ऊर्जा, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन में क्या शामिल नहीं होता है, भोजन और ऊर्जा। चलो आज का लास्ट सवाल है और बाकी वीडियो क्या हो, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मित्र में शेयर कीजिए और कमेंट करके ऐसे ही आप लोग बताते रहिए। देखो चैनल को सब्सक्राइब करो नहीं करो, वीडियो को लाइक करो नहीं करो, ये सब प्राथमिकता नहीं है, ठीक है। प्राथमिकता ये है कि आप क्या कीजिए कि यदि आपको किसी भी प्रकार का क्या होता है कि प्रश्न में समस्या होता है तो आप हमको कमेंट कीजिए,
ठीक है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मेरा काम है बोलना। इस पर आप क्या कीजिए, इस पर आप ज़्यादा माइंड नहीं कीजिए। आप क्या कीजिए, सवाल को अटैम्प्ट कीजिए, कितना स्कोर होता है वो बताइए, और प्रॉब्लम होता है तो आप वो करके बताइए, ठीक है। बाद बाकी ऐसे ही चलता ही रहता है, ठीक। तो देखिए लास्ट का सवाल क्या है कि चालू खाता घाटा। तो देखो करेंट अकाउंट डेफिसिएट का बात करेगा ना, तो जो BOP है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी हमको लगता है कि MCQ हम करवाएंगे ही, ठीक है, जहाँ पे संभव है। क्योंकि हम जो 60 या 70 टॉपिक जो हम चूज किए हैं, तो उसमें हर वो टॉपिक को इन्वॉल्व किया गया है कि जो आपके एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है, और जिसके रेंज में पूछता है, तो हम सारा किए हुए हैं, तो घबराने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लास्ट क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा व्यापार घाटा। तो देखो व्यापार घाटा को ऐसे बताते हैं, थोड़ा देर पहले हम बताए भी होंगे, नहीं बताएंगे तो एक बार फिर से बताते हैं। देखो चाइना जो है, तो चाइना भारत का सबसे बड़ा विदेशी व्यापार देश है, ठीक है। हम लोग सबसे ज़्यादा माल खरीद फरोख्त बेचने वाला काम अभी वर्तमान में किसके साथ कर रहे हैं, चाइना के साथ। जबकि आपको पता है कि चाइना के साथ हम लोग का रिश्ता हमेशा किस तरीका का रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि चालू खाता क्या होता है, चालू खाता को सीधा सा इसे समझ लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास मान लीजिए कि 10 सामान है, ठीक है, 10 प्रोडक्ट है, और कोई और भी आदमी है जिसके पास 10 प्रोडक्ट है। तो आप क्या किए हैं, आप इस व्यक्ति को B को सिर्फ अपना 5 माल बेचे हैं, ठीक है। तो 5 माल का क्या करें, 5 रुपया से ही लगा लेते हैं, तो 50 रुपया का आपको बना है, ठीक है। अब ये आदमी क्या किया, ये आपके यहाँ 10 सामान बेच दिया है, तो स्वाभाविक है इसके पास 100 रुपया जनरेट हुआ। तो नुकसान में कौन रहा, नुकसान में आप रहे, आप कम माल छापे, वो ज़्यादा माल छापा, ठीक है। तो आप घाटा में है, वो आदमी मुनाफा में। तो यही है कि आप जब क्या कीजिएगा कि एक्सपोर्ट कम कीजिएगा, इंपोर्ट ज़्यादा कीजिएगा तो नुकसान में रहिएगा। यही आप ज़्यादा माल बेचिएगा, कम मंगाइएगा तो मुनाफे में रहिएगा, ठीक है। तो यही तरीका होता है करेंट अकाउंट डेफिसिएट को, बस ऐसे समझो सिंपल वर्ड में, ठीक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों में शेयर कीजिए। और जैसे भी आप प्रॉब्लम कभी भी होता है, तो आप जैसे करते हैं कि ये सवाल नहीं समझ में आया या फिर ये चीज़ कब होगा, तो आप ऐसे कमेंट करते रहिए, हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।